हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फैराडेस लॉ कवर कर लिया है, लेंज लॉ कवर कर लिया है, मोशनल ईएमएफ कवर कर लिया है, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में भी पढ़ लिया है। और उसके बाद जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था वो तो सेल्फ इंडक्टेंस। कुछ पार्ट उसका लास्ट क्लास में है और कुछ पार्ट अभी करवा रही हूँ। जो लास्ट क्लास में करवाया है उसको क्विक एक बार रिकैप करते हैं उसका। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप में करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो उस लूप के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, जिसके कारण वो लूप खुद ही एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और उस चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर तो वो फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो वो अपनी ईएमएफ ऐसे इंड्यूस करेगा कि वो फ्लक्स कम हो। अगर वो फ्लक्स कम हो रहा होगा तो वो अपनी ईएमएफ ऐसे इंड्यूस करेगा कि वो फ्लक्स बढ़ जाए। ये हमने फैराडेस लॉ में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो पढ़ा है वो देखो ये था कि जैसे ये एक लूप है, ये एक रिंग है और हमें पता है इस रिंग के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, तो इसके साथ पक्का फ्लक्स भी एसोसिएटेड होगा और वो फ्लक्स कोई बाहर से नहीं लगा है, इसके खुद के करंट के कारण इसके अंदर फ्लक्स है। ठीक है, तो अब मैंने रेजिस्टेंस रियोस्टैट की हेल्प से इसकी रेजिस्टेंस चेंज कर रही हूँ। रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट चेंज होगा और करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगी और वो ऐसी आएगी कि उस बढ़ते फ्लक्स को कम करे या फिर कम होते हुए फ्लक्स को बढ़ाए। ऐसा प्रोसेस इसमें पूरा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये ना चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। ये करंट को अपोज नहीं कर रहा, चेंज ऑफ करंट को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस लूप के साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, फाई इज इक्वल टू आई। पहले तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाती हूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है एल आई, जहाँ पर इस एल को, मतलब ये जो एल है इसको हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगी वो हमें पता है फ्रॉम फैराडेस लॉ, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से हमारे पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहाँ से हम इंडक्टेंस, ये जो एल है ना, इसको हम इंडक्टेंस बोले या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोले, एक ही बात है। यहाँ से हमारे पास उसकी भी डेफिनेशन आती है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो, अब यहाँ पर कुछ बातें आपको इसके बारे में क्या ध्यान रखनी है। देखो, जो भी अभी तो एक टर्न की बात की है कि एक टर्न से करंट चेंज हो रहा है, तो ये अपनी एक बैटरी बना रहा है, अपना ही करंट इंड्यूस कर रहा है। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे बहुत सारे टर्न्स, आप जैसे सोलेनॉइड होता है ना, बहुत सारे टर्न्स से मिलके बना होता है वायर के, वैसे ही अगर आप n टर्न्स का एक सोलेनॉइड बनाओगे तो वो एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो आज के बाद मैं आपको बोलूँ कि एक डिवाइस लगा है किसी सर्किट में, इंडक्टर, तो इंडक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे बच्चों? आप उसको रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, ये ऐसे, दिस इज इंडक्टर, दिस इज इंडक्टर। अच्छा, इस इंडक्टर की खासियत क्या है? ये इंडक्टर बिल्कुल कैपेसिटर की तरह होता है। ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, जबकि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती थी। आपको ये ध्यान रखना है। अब सुनो मेरी बात, जैसे ये इंडक्टर है, ये जो एल है, ये एल बिल्कुल कैपेसिटेंस की तरह है। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। जैसे C इज इक्वल टू Q बाई V होता है ना। अगर मैं चार्ज को चेंज कर दूं तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज भी उतनी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये इंडक्टेंस फ्लक्स पे, क्या मैं फ्लक्स बढ़ा दूं या करंट बढ़ा दूं, तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क आएगा? तो आंसर है कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी उतना ही बढ़ जाएगा और वो जितनी भी रेशियो में बढ़ा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको बता दिया कि एक इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड। अब हम एक सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस जानना चाहते हैं।
ठीक है, जो एक इंडक्टर होगा। तो मानो कि यहाँ पर ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सिलेंडर है, बेसिकली सिलेंडर है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, ध्यान रखना। अब लॉन्ग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं, जैसे मानो कि 1 मीटर इसकी लेंथ है तो बहुत छोटा सा इसका रेडियस होगा, तो लेंथ लार्ज है एज कंपेयर टू रेडियस। अब इसके ऊपर हमने ऐसे टर्न्स है वो कर दिए हैं, माइंड कर दिया इस पर कोई वायर ऐसे, ठीक है। और मैं किसी भी तरह इसमें करंट पास करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें करंट एकदम से नहीं आएगा, इसमें करंट धीरे धीरे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है कि जैसे इसके अंदर देखो करंट धीरे धीरे ग्रो होगा ना, तो जब करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो इन सभी टर्न्स के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा और ये फिर अपना भी करंट इंड्यूस करेगी और उस बढ़ते मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगी, कम करेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है, हमें पता है। अब हमें जानना है कि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है। तो आपको पता है कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है, मतलब हर पॉइंट पर सेम होती है, और ये कितनी होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, n is number of turns per unit length and current is I is current supplied. ओके, अब देखो ये ना ऐसे बहुत सारे टर्न से मिलकर बना है, ऐसे 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 बहुत सारे, तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है। ओके, अब ये जो एक लूप है, ये जो लूप है इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो ये भी आपको बेसिक डेफिनेशन से पता है, इट इज इक्वल टू बी ए। भाई क्यों बी ए, वैसे तो बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा तो 0 हो जाएगा तो कॉस 0 1, तो यहाँ पर बी ए। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों, म्यू नॉट एन आई। आप मानो कि एक लूप का रेडियस है स्मॉल r, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या है, फ्लक्स लिंक्ड with one turn. This is flux linked with one turn. अब देखो n क्या होता था, n होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ में देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, और इसकी लेंथ मानो स्मॉल l है, ठीक है। तो स्मॉल l में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N। यूनिट लेंथ में कितने होंगे, कैपिटल N बाई L। इसी को ही तो हमने स्मॉल n बोला था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। अब ये तो है कि वन टर्न के साथ कितनी फ्लक्स लिंक्ड है, बट इसमें तो कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा, एक के साथ इतना, तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो एक टर्न के साथ 10 है तो 10 के साथ निकालना तो 10 into 10 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स लिंक्ड आएगा, दिस इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड कितना होगा, ये होगा F पाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। ये तो 1 के साथ था, ये मैं यहाँ पे टोटल लिख देती हूँ। ये तो एक कॉइल के साथ लिंक था, तो n नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्मॉल n। भाई कैपिटल N ही तो लिखती मैं, कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल l। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या आया, टोटल फ्लक्स आया 5 टोटल इज म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर l, और करंट हम यहाँ पर बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। क्योंकि सॉलिड देखो जो ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लोज लूप के लिए होता है, और बहुत सारे क्लोज लूप तो सोलेनॉइड में ही बनते हैं, इसीलिए हम इंडक्टेंस उसी की निकालते हैं, इंडक्टेंस सोलेनॉइड की ही
होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलो अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी और वो है कि यहाँ पर ये जो पाई आर स्क्वायर एल है, पाई आर स्क्वायर एल तो देखा देखा लग रहा है, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या मैं यूं बोलूंगी कि ये है वॉल्यूम ऑफ, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो। अब आगे से अगर मैं आपको बोलूंगी कि बताओ जरा टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड है एक सोलेनॉइड के साथ, तो आप मुझे बोलोगे मैम इट इज फाई टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू वॉल्यूम। म्यू नॉट ऐसे तो याद रखना ही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू वॉल्यूम। अगर मैंने आपको बोल दिया जरा बताओ, अच्छा यहाँ पर ये तो फ्लक्स आया ना, अब इसको कंपेयर भी करेंगे हम, पहले ये समझो, अगर मैंने बोला फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया तो तुम क्या बोलोगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू वॉल्यूम। अब हमें निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस। आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होती है, एक सेकेंड रुकिएगा, आपको ये भी पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करिए इन्हें, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर लिख देते हैं इनको इक्वल, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू एल आई। ये तो अभी हमने जब इंडक्टेंस निकाल रहे थे बताया था ना, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो जब हमने इनको इक्वल रखा तो आई कैंसिल हो गया, एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और ये क्या फॉर्मूला था, दिस इज फॉर्मूला फॉर टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर मैंने आपको बोला कि बताओ जरा मुझे कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अगर मैंने आपको बोला सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलोगे म्यू नॉट एन स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बार क्विक रिकैप आप कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो, ये स्टार्टिंग से करवाया है, ये ऐसे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज आरएल सर्किट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आरएल सर्किट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टर लगा है, ये बैटरी लगी है और ये की है। ठीक है, ये रेजिस्टर है, ये बैटरी है और ये की है। इस की को जब मैं क्लोज करती हूँ, इसकी EMF E है, जब मैं इस की को क्लोज करती हूँ, देखो स्टार्टिंग में जब टाइम बिल्कुल जीरो था, जब टाइम बिल्कुल जीरो था, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो करंट भी बच्चों पक्का जीरो होगा। अब मैं जैसे ही इस स्विच को ऑन करती हूँ तो यहाँ पर एकदम से करंट बढ़ेगा, क्योंकि इस सर्किट में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो करंट को अपोज करे। करंट के चेंज को अपोज करने के लिए तो हमें इंडक्टर चाहिए, और ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर करंट है वो इमीडिएटली ग्रो हो जाएगा, करंट ग्रोज इमीडिएटली।
करंट ग्रोज इमीडिएटली। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो। अब करंट आएगा, कितना आएगा ये हमें पता है, I इज इक्वल टू E/R फ्रॉम ओहम्स लॉ। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ, जब मैं देखो वैसे आइडियली देखा जाए जब इसमें करंट एकदम से बढ़ेगा तो ये भी तो एक क्लोज लूप ही है, तो इसके साथ भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बदलेगा, है ना, तो ये भी अपनी एक EMF जनरेट करेगा। बट हम ना इसकी भी सेल्फ इंडक्टेंस होगी, हम ना उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो मैं इग्नोर कर रही हूँ, इग्नोर, क्योंकि ये भी तो क्लोज लूप था। ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे हम RL सर्किट्स पे चलते हैं। ये RL सर्किट है। अब ये रेजिस्टेंस के साथ मैंने इंडक्टर भी लगा दिया है, रेजिस्टेंस के साथ मैंने इंडक्टर भी लगा दिया हुआ है। ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर करंट फ्लो होगा I। ठीक है, देखो जब टाइम 0 है, जब मैंने सर्किट को जस्ट स्विच ऑन किया है, देखो कभी भी वर्डिंग आए जब सर्किट को जस्ट स्विच ऑन किया है मतलब वो आपसे टाइम 0 की बात कर रहा है। तो व्हेन टाइम इज 0, तो आपको तो सबको पता है कि पक्का करंट बच्चों 0 होगा। करंट क्या होगा? 0, हमें पता है। पर व्हाट अबाउट di/dt? करंट 0 है, पर क्या di/dt भी 0 है एट t इज इक्वल टू 0 पर? क्या ये 0 है? क्या ये एक्सप्रेशन मैंने सही लिखा है? तो आंसर है नहीं। करंट 0 है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसी सिचुएशन एक कार की, या फिर जैसे स्कूटी होती है ना, आप स्कूटी को ऑन करके रख देते हो, है ना, स्टैंड पे लगा के स्कूटी को ऑन करके छोड़ दो, रेस देते रहो, तो उसकी वेलोसिटी भले ही 0 है। ये जैसे यहाँ पर कुछ भी लगा लो, बाइक तो मैं क्या ही ड्रॉ करूँ, ऐसे कार, आप इसको स्टार्ट करके छोड़ दो तो वेलोसिटी इसकी भले ही 0 है पर इसकी एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि सिमिलरली यहाँ पर ये केस है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है बट dt तो 0 नहीं है ना। इस dt टाइम में कुछ तो करंट चेंज होगा ना, di करंट चेंज होगा, तो di अपॉन में dt इज नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों आप ध्यान रखोगे, बहुत जरूरी है। अगर di/dt नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ये किसके इक्वल है? तो ये निकालने के लिए आप सब निकाल सकते हो, निकालने की कोशिश करना, उसके लिए आप KVL अप्लाई करोगे, मैं भी करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं, अप्लाई KVL। आपने KVL अप्लाई किया तो ये तो पक्का प्लस है और ये माइनस है, इसकी EMF है E। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले KVL लगाने के लिए आप लूप ड्रॉ करते हो बच्चों। ठीक है, अब आप स्टार्ट करो, पोटेंशियल नेट को 0 करना है आपको ओवरऑल। अब सुनो, यहाँ पर हमेशा हम बाद वाला साइन लेते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं ना तो बाद वाला साइन लेंगे। जैसे कि EMF लिखनी है, बाद में ऐसे चलते चलते बाद में प्लस आया तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, अप्लाई KVL करते हुए प्लस E। ओके, अब यहाँ पर करंट 0 है, देखो टाइम 0 पे करंट 0 है तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि V इज इक्वल टू IR। तो करंट 0 तो पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। ये सिर्फ तभी होगा जब टाइम 0 होगा। और यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने जस्ट इसको स्विच ऑन किया है। जब मैं इसको ऑन कर रही हूं तो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये इंडक्टर उसको बढ़ने नहीं देगा, ये बोलेगा वापस चल वापस चल, क्योंकि खुद एक बैटरी का काम करेगा। तो यहाँ पर ये अपना देखो वापस चल नहीं, ये अपना करंट बनाकर इसको क्या बोलेगा, उसकी ग्रोथ को कम कर देगा, उसकी ग्रोथ को कम कर देगा। अब ये अपना करंट कैसे बनाएगा, देखो ये अपना करंट
अब ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, हमें पता है, और उस बैटरी की पोलैरिटी क्या होगी, पहले प्लस आएगा या बाद में माइनस आएगा, तो आंसर है पहले प्लस आएगा और बाद में ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट इधर की तरफ जा रहा है, इस बढ़ते करंट को रोकना है तो ये अपना करंट इधर की तरफ देगा। अगर यही करंट कम हो रहा होता, मान लो अब मैं इसको दोबारा से क्लोज कर दिया, तो करंट कम हो रहा होगा, फिर ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, उधर प्लस आ जाएगा इधर माइनस, फिर ये करंट और ज्यादा देगा। क्लियर है? अब सुनो, यहां पर ये आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, यही तो ईएमएफ है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो प्लस मैं यहां पर लिख रही हूं माइनस 0 और फिर यहां पर लिख रही हूं माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि यही तो ईएमएफ इंड्यूस है जो इंडक्टर ने बनाई है अपनी। इट इज इक्वल टू दिस। आई होप आपको केवीएल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। दिस इज इक्वल टू 0। तो ई किसके इक्वल हो जाएगा? ई हो जाएगा ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के इक्वल। ई हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी के इक्वल। तो डी आई बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? इट इज इक्वल टू ई बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर बच्चों आप एक चीज ध्यान रखोगे, ये सिर्फ वैलिड है, वैलिड ओनली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। जब सर्किट में कोई करंट नहीं है, मतलब टाइम 0 पे, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर ये पूरा इंपॉर्टेंट। करंट 0 है पर डी आई बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0, तो डी आई बाई डी टी किसके इक्वल है फिर? इट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल। ये आपको सब शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर ऊपर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको एक I वर्सेस T ग्राफ दिया है, आपको एक I वर्सेस T ग्राफ दिया है, ये I और ये T, ये T है और ये I है। यहाँ पर ये ऐसे इधर, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि किसी सर्किट में अगर इंडक्टर प्रेजेंट होता है तो करंट एकदम से नहीं बढ़ता, करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। करंट कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली। अब ये भी ध्यान रखना, इसका एक्सप्रेशन मैं भी आपको लिखवाती हूँ, इतना फिलहाल ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये एक स्लोप है, ठीक है, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, आई थिंक यहाँ से, हाँ, ये मैंने यहाँ पर गलत ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। ये एंगल आपको दे रखा है 53, तो ये आपको क्या दे रखा है? देखो बच्चे, वाई एक्सिस में I है और एक्स एक्सिस में T है, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा? इसका स्लोप। डी आई बाई डी टी क्या होगा? इसका स्लोप। डी आई बाई डी टी स्लोप होगा इस ग्राफ का, स्लोप। अब क्वेश्चन में आपको ये बोल रहे हैं कि ईएमएफ की वैल्यू है 10 वोल्ट, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करो। किसी भी सर्किट के लिए आपको करंट की ग्रोथ कुछ ऐसे दे रखी है विद टाइम, आपको स्टार्टिंग में स्लोप दे रखा है, आपको ये बताना है कि इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी। बैटरी आपकी 10 वोल्ट की लगी हुई है, ठीक है, तो ट्राई करो एक बार। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है सॉल्यूशन। देखो, ये जो आपको स्लोप दे रखा है वो जब टाइम बिल्कुल 0 है बच्चों, देखो टाइम 0 है, ये तब का स्लोप है। तो आपको पता है डी आई बाई डी टी एट
टाइम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ई बाई एल, और डी आई बाई डी टी तो स्लोप है, और आपको पता है स्लोप क्या होता है, टैन थीटा। थीटा आपको 53 डिग्री गिवन है, तो दिस इज टैन 53, ये हो गया टैन 53 डिग्री इज इक्वल टू ई एम एफ इज 10 अपॉन में एल। अब टैन 53 होता है 4/3, इट इज 4/3 10 अपॉन में एल, तो एल कितना आ जाएगा 3 इंटू 10/4, तो दिस इज 5, दिस इज 2, इट इज 15/2, यूनिट क्या आएगी, हेनरी, यूनिट आएगी हेनरी। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, सर्किट को ऑन कर दिया, करंट धीरे धीरे ग्रो हुआ, अब करंट कांस्टेंट है, मतलब अब हम स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं, स्टेडी स्टेट पे। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट केस 2 बोलते हैं इसको, केस 2 इन स्टेडी स्टेट। अब देखो, सबसे पहले आपको करंट का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू E बाय R 1 माइनस E माइनस R T बाय L। ये फॉर्मूला होगा करंट के ग्रो होने का, एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, where T is instantaneous time, L is self inductance, R is resistance। आप इसको अपने नोट्स में लिख लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इन स्टेडी स्टेट पर हम पहुंच गए। स्टेडी स्टेट पे आपको पता है कि जब करंट ही कांस्टेंट हो गया, इंडक्टर का क्या काम रह गया, जब भी स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए करंट, तो इंडक्टर सिर्फ एक वायर की तरह है, सिर्फ एक वायर की। अगर उसकी रेजिस्टेंस 0 है, अगर उसकी रेजिस्टेंस कुछ है तो वो एक रेजिस्टर की तरह है, अगर उसकी रेजिस्टेंस 0 है तो वो सिंपल एक वायर की तरह, वो कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब करंट कांस्टेंट है। ये तो जब हम करंट को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तब इंडक्टर का रोल आएगा, ठीक है। तो अब करंट जो होगा स्टेडी स्टेट पे, इट विल बी I इज इक्वल टू E बाय R, I इज इक्वल टू E बाय R। ये फॉर्मूला आप प्लीज ध्यान में रखना एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। अच्छा, di/dt तो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में आ गया ना, di/dt क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज़ आई थिंक ऑब्वियस थी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, स्टेडी स्टेट और जस्ट तब की बात है जब सर्किट को हम ऑन करते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कभी भी अब से आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ तो ये है जो इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर सर्किट स्टेडी स्टेट में है, या फिर क्वेश्चन में ये वर्डिंग आई कि स्विच इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, आप एक जो इंडक्टर है उसको एक वायर की तरह मान सकते हो। इस पे बेस्ड हो सके तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पर फिलहाल अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करवा रही इसके। आपको ये फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्लीज इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, फिर से आप KVL लगाना, इंटीग्रेशन करना उसमें ज़रूरी होगा, पर नीट के पर्सपेक्टिव से अभी मैं आपको इसकी कोई भी डेरिवेशन नहीं करवा रही, जस्ट आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, यहाँ पर ना L/R को हम लिखते हैं टाउ, इसके बारे में मैं बताऊंगी। टाउ इज टाइम कांस्टेंट, इट इज L/R टाइम कांस्टेंट। ये वो टाइम है जिसमें करंट 63% तो ग्रो हो चुका होता है, 63% ग्रो हो चुका होता है ऑफ RMS वैल्यू, मतलब RMS पे जाना है, 63% वो कवर कर चुका है अब RMS पे जाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज इट। अब हम आगे चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी
stored in इंडक्टर। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको शायद एक अलग से वीडियो में करवा दूंगी, तो आप लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लेना एक बार, या इसके जस्ट बाद मिल जाएगी, इस लेक्चर के जस्ट बाद, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब देखो मैं एनर्जी स्टोर निकालना चाहती हूँ, फिर से वही सेम सर्किट ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर ये आर एल सर्किट है, आर और ये एल। यहाँ हमने बैटरी लगाई है जिसकी कुछ ईएमएफ है, यहाँ हमने की लगाई है, इसकी ईएमएफ ई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी जनरल टाइम टी में इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो जरा केवीएल लगाते हैं। केवीएल क्या होगा, केवीएल जब हम लगाएंगे वो होगा, फिर से वही इस लूप में मैं ऐसे ही चल रही हूँ, प्लस पहले मिल रहा है, ये माइनस पहले मिल रहा है, प्लस बाद में करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, इसीलिए हाई पोटेंशियल से लो, और इधर क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो उसको करंट कम करने के लिए ये अपनी बैटरी कुछ ऐसे बनाएगा, ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो केवीएल फटाफट से अप्लाई करते हैं, प्लस ई। अब करंट जीरो नहीं है, पहले वाले केस में करंट जीरो था, अभी करंट जीरो नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि माइनस साइन बाद में है तो मैं माइनस साइन बाद वाला ही लगाऊंगी। यहाँ पर भी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब ईएमएफ कितना आएगा बच्चों, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। ओके, मुझे एनर्जी निकालनी है, मैं क्या करूँगी, इसे सॉरी आई डी टी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पूरी इक्वेशन को आई डी टी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ई आई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डी टी प्लस एल आई डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर इन टर्म्स को समझो, इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इज इंपॉर्टेंट। ये ई आई डी टी आपको बता क्या रहा है, देखो मैंने आपको बताया है कि वर्क डन बाय अ बैटरी पर यूनिट चार्ज होती है बच्चों ईएमएफ। ये क्या होती है, ईएमएफ। ओके, तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया ये मैं लिख सकती हूँ ई इंटू क्यू। अब मान लो बैटरी ने स्मॉल टाइम dt में कितना चार्ज सप्लाई किया, डी क्यू, तो यहां पर मैं लिख दूंगी स्मॉल वर्क डन ई डी क्यू, मतलब अब क्यू चार्ज नहीं डी क्यू चार्ज, जिसने डी क्यू चार्ज पास कराने के लिए जो वर्क डन है वो इतना होगा, ये हो गया। ओके, अब मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय अ बैटरी, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय अ बैटरी। dt टाइम में उसने इतना वर्क डन किया था, dq चार्ज घुमाया था, dw तक वर्क डन। तो अगर dt टाइम में इतना वर्क डन हुआ है तो यूनिट टाइम में कितना होगा, dw बाई dt, और आपको पता है dw बाई dt तो क्या होगा, पावर, वो होगी पावर। तो इट इज इक्वल टू e dq बाई dt, इट इज इक्वल टू e dq बाई dt। क्लियर है। अब चलो आगे, यहां पर dw बाई dt होगा E इंटू आई। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि बैटरी पर यूनिट वर्क डन जितना कर रही है इट इज इक्वल टू E इंटू आई। अगर यूनिट टाइम में ये ई आई वर्क डन कर रही है करंट के केस में, तो dw मतलब कि dt टाइम में ये कितना करेगी, ई आई dt। तो मैं ये बात बोल सकती हूँ वर्क डन बाय अ बैटरी इन टाइम dt इज E इंटू आई इंटू dt। मैं ये भी बात बोल सकती हूँ कि पावर सप्लाइड बाय अ बैटरी, तो पर यूनिट टाइम ये हो गया। मैं ये बात बोलूंगी कि वर्क डन बाय अ बैटरी इन यूनिट टाइम इज इन dt टाइम इज E I dt एंड एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी इन टाइम dt इज ऑल्सो दिस, क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर
ये जो वर्क डन है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी इन dt टाइम। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये टर्म भी तो वही है, दिस इज एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इन dt टाइम। ओके, अब आई स्क्वायर आर टी डी टी क्या होगा? आपको पता है यहां पर टी नहीं आएगा, माई मिस्टेक, सॉरी। इसको मैं कैसे करूँ? आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर तो आपको पता है हीट अक्रॉस द रेजिस्टर। तो dt टाइम में कितनी हीट आएगी रेजिस्टर के अक्रॉस, वो होगा आई स्क्वायर आर डी टी। हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस आर इन dt टाइम एंड व्हाट इज LIDI? LIDI यहां होगा, क्योंकि यहां पर ना मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर LIDI होगा क्योंकि I dt से मल्टीप्लाई किया, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा LIDI। अब सुनो ये क्या होगा, देखो बैटरी जितनी भी एनर्जी सप्लाई कर रही है वो तो हीट रेजिस्टर के क्रॉस हीट में जा रही है, दूसरी एनर्जी जा रही है स्टोरेज में। इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो जो एनर्जी स्टोर हुई है वो उसको हम क्या बोलेंगे? LIDI। अब सुनो फिर से एक बात के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, ये LIDI है एनर्जी में कितना चेंज आया। मतलब पहले मान लो 10 उसके पास है, अब dt टाइम में आपने 2 और दे दिया, तो ये जो क्वांटिटी है ना ये वो 2 है। तो मैं इसको बोलूंगी ना कि चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? 2, मतलब उसके अंदर चेंज 2 का आया। तो दिस इज चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कितने टाइम में? इन dt टाइम, ओके। ये आप ध्यान रखना, यही मुझे आपको समझाना था कि टोटल एनर्जी जितनी भी सप्लाई हुई कुछ हीट में गई, कुछ एनर्जी स्टोरेज में चली गई। अब dt टाइम में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है तो मैं इस छोटी सी एनर्जी को, छोटे से dt टाइम में छोटी सी du एनर्जी स्टोर हुई है, इट इज इक्वल टू LIDI। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, मैं क्योंकि पूरे t टाइम में निकालना चाहती हूँ, तो मान लो कि पहले एनर्जी 0 थी तो 0 से u आई, अब करंट कितना बढ़ गया होगा? 0 से I। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? U इज इक्वल टू LI स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन दी, ये U पोटेंशियल याद रहता है ना, तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। और ये किस फॉर्म में स्टोर होगी? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब सुनो, ये अगेन किसकी तरह काम करेगी? कैपेसिटर की तरह। कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करती थी चार्ज स्टोर करके, वहाँ पर चार्ज जो है मतलब जैसा बिल्कुल सेम केस होगा यहाँ पर, वहाँ पर बस फॉर्मूला होता था Q²/2C और हाफ CV², यही होता था टोटल एनर्जी का। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, ओनली वन फॉर्मूला फॉर इंडक्टर, जबकि कैपेसिटर में ऐसा नहीं था, 2 फॉर्मूलाज थे, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है। अब मान लो मैंने आपको बोला कि व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंडक्टर के केस में मैं मैग्नेटिक जहां पर लिख देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड
सीधा आप समझ ही जाओगे। लिखते हो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और देखो बच्चों, मैं ये निकलवा भले ही इंडक्टर के रही हूँ, इंडक्टर के लिए रही हूँ, पर दिस इज वैलिड इन जनरल, ये इन जनरल वैलिड है। ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर में हमने बहुत सारी ऐसे टर्न्स बनाए हैं, वाइंडिंग की है, ठीक है। तो आपको पता है इसके साथ इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ध्यान से करंट मत लगा देना, करंट तो फ्लक्स बन जाएगा, सिर्फ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब आपको निकालनी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम हो जाएगा कैंसिल बच्चों। तो ये जो म्यू आएगा ये क्या आएगा, म्यू नॉट, यहाँ पर एन स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम था ना, हाँ, हाफ एल आई स्क्वायर होता था ना। फिर से मैं यहाँ पर इट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। अब यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करो, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू आई स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट आएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन तो कहीं देखा देखा लग रहा है, कहीं देखा देखा लग रहा है ना। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हर जगह से ये होती है म्यू नॉट एन आई। तो बी स्क्वायर क्या होगा, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर। यहाँ पर एन स्क्वायर भी है, आई स्क्वायर भी है, म्यू नॉट नहीं है, म्यू नॉट स्क्वायर नहीं है। तो मैं बच्चों यहाँ पे इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, म्यू नॉट से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। मैंने निकाली ये इंडक्टर के लिए ही है, पर ये वैलिड है इन जनरल। किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड है, हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल फॉर्मूला, नॉट ओनली फॉर सॉलिनॉइड। तो ये पूरा आज का अभी ये वाला लेक्चर आपको ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स ना मुझे यहाँ पर लिखवाने थे इस जगह पे स्पेशली, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, यहाँ पर आपको लिखना है when ever a circuit, LR लिख रही हूँ मैं, LR circuit achieves steady state, consider इंडक्टर एज अ वायर। ये आपको क्वेश्चन में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कंसीडर इंडक्टर एज अ वायर, आपने इंडक्टर को हटा के एक वायर लगा देनी है बस। अगर उस इंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 है, अगर इंडक्टर की रेजिस्टेंस कुछ है, तब आप वो नहीं करोगे, ठीक है। तो आई होप अभी के लिए आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ है। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पे। तब तक के लिए मैं अभी आप ये रिवाइज करो और फिर मैं आगे बताती हूँ कि और क्या करना है। तो आई होप आपने ये सारा कवर कर लिया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको अलग से ही करवाऊंगी, बस अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, अभी तक आपने जो सेल्फ इंडक्शन पढ़ी उसमें आपने पढ़ा कि जो एक लूप बैटरी की तरह बिहेव कर रहा था ना, वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसी के अंदर फ्लो होने वाला करंट चेंज हुआ था, इसी कारण उसी के साथ लिंक फ्लक्स चेंज हुआ था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लूप है, ये ऐसे, ये लूप है, ठीक है, और ये है सेकेंड लूप। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पर हम क्या देखते हैं कि जब हम इसके साथ लिंक्ड करंट चेंज होता है करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर है कि जब भी आप इसमें करंट चेंज करोगे तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब जो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके साथ भी लिंक्ड है। ये दोनों पास पास पड़ी है, मैंने दूर दूर बनाई है बट आप समझो इसको पास पास पड़ी है। तो इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है क्या इंड्यूस होगा, करंट फ्रॉम फैराडेज लॉ। ये सब हमने सेम प्रिंसिपल है, बस इसमें ये है कि सामने वाली कॉइल के करंट के कारण यहाँ पर करंट आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट है I1, इसके अंदर करंट जो इंड्यूस होगा वो मान लो I2 होगा, ठीक है। अब देखो, जो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड है, जरूरी तो नहीं है कि कंप्लीट जितना फ्लक्स इसमें उतना ही फ्लक्स इसमें होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि इसके साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है तो इसके साथ, इसको हम बोलेंगे phi2, और इसके साथ जितना लिंक्ड है वो होगा phi1, ठीक है। हम बोलेंगे दिस phi2 मतलब फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन दी फर्स्ट कॉइल। तो phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। सेल्फ इंडक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं थी, वहां पे सीधा phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था और I वही करंट था जो उसमें फ्लो हो रहा था। यहाँ पर phi2 है फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल। ये चेंज क्यों हो रहा है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब यहाँ पर जब मैं इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा देती हूँ तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना कि एक प्रॉपर्टी होती है कॉइल की, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो हम बताएंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। पर अभी ध्यान रखो इन दोनों के बीच में एक इनको कि कितना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगी, ये कोफिशिएंट हमें वो बताता है। अब इसका मान लो मुझे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसके अंदर आप फ्लक्स निकाल रहे हो उसी का ही होता है, जिसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है उसका विद रिस्पेक्ट टू 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये वर्डिंग में लिखूंगी। जिसमें आप करंट ले रहे हो उसके अपोजिट आप फ्लक्स लोगे हमेशा। अगर आप करंट इसमें फ्लो करवाते तो आप फ्लक्स इसमें लेते, फिर आप बोलते phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, और फिर आप वहां पर ऐसे लिखते phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 और phi1 इज इक्वल टू M12 I2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उसी की लोगे जिसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, जिसमें पहले से करंट है वो नहीं। तो अब यहाँ पर ना आप देखोगे बाय चांस की बात है कि मतलब ये जो M21 है वो M12 के इक्वल होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे M। मतलब कि ये जो दो कॉइल्स है ना, इन दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ,
आप म्यूचुअल इंडक्शन बड़े आसानी से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बुक में जाके वो डेफिनेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन, वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो, मानो कि ये एक सोलेनॉइड है, मानो कि ये एक सोलेनॉइड है, ये स्मॉल सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसके कोएक्सियली मैंने दूसरा सोलेनॉइड लिया है जिसकी लेंथ बिल्कुल सेम है, ये ऐसे। अब यहाँ पर जो सोलेनॉइड होगा उसकी लेंथ बिल्कुल सेम होगी इसी की तरह, दोनों की लेंथ सेम है। मैं इनका क्रॉस सेक्शन बना रही हूं यहाँ पर, ये है क्रॉस सेक्शन 1, मतलब स्मॉल क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर ये है बड़े वाले का क्रॉस सेक्शन, ये बड़े वाले का क्रॉस सेक्शन है। मैंने थोड़ा सा डायग्राम आड़ा टेढ़ा बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, मैंने करंट, तुम्हारी मर्जी है तुम करंट किसके अंदर भी फ्लो करवाओ, मैंने अंदर वाले सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करवाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी रीजन में है। देखो, इस सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अंदर ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। तो और फॉर इसके लिए देखो, ये फर्स्ट बोल रही हूं मैं और ये इसको बोल रही हूँ सेकंड सोलेनॉइड। तो फर्स्ट सोलेनॉइड के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज N1, फर्स्ट सोलेनॉइड, या फिर मैं बोलूंगी इनर सोलेनॉइड। तो N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ दोनों की L सेम है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और मैग्नेटिक फील्ड का कोई लेना देना इसमें है नहीं खास। अब यहां पर एक सेकेंड, ओके। तो यहां पर ध्यान रखना, हम क्या कर रहे थे, यहां पर पहुंचे थे। इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके अंदर, ये जो छोटे वाला सोलेनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0 N1 I1, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू μ0 N1 I1 पाई R1 का स्क्वायर। देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया है तो मैं इसी में ही कितने N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई किसी भी जनरल पॉइंट पे इतनी, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक उसके साथ कितनी लिंक्ड थी, एक टर्न के साथ कितनी लिंक थी, पाई R1 स्क्वायर, एक टर्न के साथ लिंक थी। अब सुनो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आप जिसके अंदर करंट निकाल रहे हो, जिसके अंदर करंट आपने दिया है, उसके लिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं निकालोगे। ये जो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है ना, ये एक कॉइल के साथ लिंक्ड है इनर सोलेनॉइड की, मुझे फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सोलेनॉइड निकालना है क्योंकि करंट उसके अंदर इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सोलेनॉइड, सेकंड सोलेनॉइड के साथ कौन सा फ्लक्स, कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा समझो, 5 टोटल, ओके। देखो, ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया लिंक्ड विद फ्लक्स। सोलेनॉइड का पूरा एरिया इतना है, ये पूरा एरिया है, पर मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कितना एरिया लिंक्ड है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। तो अगर मैं ये बोलूं एरिया लिंक्ड
एरिया लिंक्ड विद मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल, तो तुम बोलोगे पाई आर 1 स्क्वायर। अब इसमें ये तो एक टर्न के साथ लिंक्ड है ना, एक टर्न के साथ, पर मुझे तो नहीं पता कि इस बड़े वाले सोलेनॉइड में कितनी टर्न्स हैं, तो मैं ये बोलूं कि जो सेकेंड सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होंगी N2, सेकेंड सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स होंगी N2, इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, ठीक है। तो लेंथ दोनों की सेम है, तो लेंथ क्या होगी L। तो मुझे इस बड़े वाले सोलेनॉइड के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है, तो एक टर्न के साथ कितनी है, म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर, एरिया उतना ही है। अब मुझे N टर्न्स के लिए निकालनी है, और टर्न्स किसके चाहिए, सेकेंड कॉइल के, तो N2, इसको यहां पर मैं क्या लिख दूंगी, म्यू नॉट Ni N1 I1 पाई R1 स्क्वायर N2, where N2 is number of turns, N2 is number of turns। तो यहां पर फाइव टोटल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर N2 L। मुझे यहां पर कैपिटल N पुट करना चाहिए था, कैपिटल N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड कॉइल, तो दिस इज N2L। तो यहां पर अब आपको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू Mi, आप दोनों को कंपेयर करो, देखो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल, करंट इन फर्स्ट कॉइल, इन दोनों को कंपेयर करो, ये सेकेंड कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स है, ये हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करने पे M आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कॉमन होगी दोनों कॉइल्स की एक दूसरे के साथ। तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। अब सुनो मेरी बात, यहां पर ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस वाले एक्सप्रेशन की तरह है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन की तरह है। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर L, वहां पर भी वॉल्यूम होता था। आपको दोनों के बीच में एक तो ये डिफरेंस है, L इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर L। तो म्यू नॉट N स्क्वायर वहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा म्यू नॉट N1 इंटू N2। दूसरी चीज वॉल्यूम, वहां पर तो हम सीधा बोलते थे वॉल्यूम, क्योंकि एक ही तो कॉइल होती थी, मतलब एक ही तो सोलेनॉइड होता था, तो वहां पर तो वॉल्यूम। यहां पर आप किसका वॉल्यूम लोगे, तो ध्यान रखना, अगर तो इफ लेंथ इज सेम तो आप सोलेनॉइड का, इनर सोलेनॉइड का वॉल्यूम लोगे। अगर मैं यहां लिख देती हूं इफ L इज सेम, अगर लेंथ सेम है तो यहां पर आप जो वॉल्यूम लोगे वो लोगे N1 N2 वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनॉइड। अगर यहीं पर आपको बोला होता कि दो ऐसे कोएक्सियल सोलेनॉइड हैं, एक की लेंथ बड़ी है और एक की लेंथ छोटी है, देखो इसकी लेंथ बड़ी है और इसकी लेंथ छोटी है, और आपको बोलिए इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, तो इस केस में आप जो वॉल्यूम लोगे आप ये कॉमन वॉल्यूम लोगे। क्या लोगे, ये कॉमन वॉल्यूम, और कॉमन वॉल्यूम आप बहुत आसानी से, बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, निकाल लोगे। व्हेन L इज डिफरेंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा म्यू नॉट N1 N2 वॉल्यूम ऑफ कॉमन सोलेनॉइड, कॉमन सोलेनॉइड। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार म्यूचुअल इंडक्टेंस में फटाफट से समझा रही हूं दोबारा। देखो सेल्फ इंडक्टेंस होती थी कि खुद की कॉइल के अंदर करंट चेंज होने से जो ईएमएफ डेवलप होती थी वो होती थी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में
एक कॉइल जिसके अंदर करंट ऑलरेडी जा रहा है, तो उसके सामने वाली कॉइल, उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो इसके साथ फ्लक्स चेंज होगा जिसके कारण इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी और इसमें भी करंट आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां पर आपको ध्यान रखना है, phi2 वो फ्लक्स है जिसके अंदर वो वाला फ्लक्स है, वो लिंक्ड फ्लक्स है उस एरिया के साथ जिसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है। इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ है तो मैं इसको क्या बोलूंगी, phi2। अब phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कौन सा करंट, जो ऑलरेडी जिसके अंदर है, जिसकी वजह से ईएमएफ आ रहा है, इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा, इसके अंदर ऑलरेडी है, तो phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ओके, अब इसको किया तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आई। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस जो इक्वल होगी दोनों कॉइल्स के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसका एक्सप्रेशन देखो, हमने क्या किया, हमने एक छोटा सोलेनॉइड लिया, एक बड़ा सोलेनॉइड लिया, दोनों की लेंथ सेम है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। अब करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितनी है, μ0 N1I1। N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन दी फर्स्ट सोलेनॉइड। ठीक है, अब फ्लक्स किसके अंदर इंड्यूस होगा, सेकंड कॉइल के अंदर, तो हमें पता है phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तो हमने ना बेसिकली फ्लक्स निकालना है सेकंड कॉइल के साथ लिंक्ड। फर्स्ट सोलेनॉइड के साथ लिंक्ड फ्लक्स कितना आएगा, इतना, एक टर्न के साथ। समझ में आ गई बात। अब हमें तो सेकंड वाले के साथ निकालना है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ये N2L। तो यहां पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करता है और ऑफ कोर्स वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। अभी आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस के बाद। अभी के लिए आपको कोई डाउट हो इस पूरे चैप्टर में, कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हो। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।